सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, विद्यालय परिवार से जुड़े हुए अभिभावकगण, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी गण और समस्त इस वीडियो को देखने वाले सभी जो छात्रगण हैं, उन सभी का मैं बाल साधना की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक अध्याय नंबर 3 में है और आंगल सिख संबंधों के बारे में, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपकी बुक में केवल चंद बिंदु दिए हुए हैं, उनके आधार पर आपको बेहतर नहीं समझाया जा सकता, इसलिए मैं इसको डिटेल से समझाने के लिए कुछ अदर चीज़ें भी आपको बताऊंगा ताकि आपको व्यवहारिक रूप से पूरा बिंदु समझ में आ जाए। देखो, कल हमने जो चर्चाएं की थी वो हमने आंगल मैसूर संबंधों के बारे में चर्चाएं की थी और उस आंगल मैसूर संबंधों में 4 आंगल मैसूर युद्ध हुए थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान 2 प्रतिष्ठित राजा रहे थे, जिसमें पहले शासक जो रहे थे वो हैदर अली रहे थे। मद्रास की संधि की, फिर दूसरे युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए। मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान ने की, श्रीरंगपट्टनम की संधि की। उसके बाद में चतुर्थ युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली के सामने वो हार गए थे और वो अध्ययन हमारा पूरा हो चुका था। आज का जो मुख्य बिंदु आपका जो है वो आंगल सिख संबंध है। ये आंगल सिख संबंध जो अंग्रेज थे उन्होंने किस तरीके से पंजाब क्षेत्र को विजित किया, सिखों को अपने अधीन किया था। तो सबसे पहली बात ये आएगी कि सिखों का उत्थान कहाँ से हुआ। 2 दिन पहले मैंने गुरु नानक देव जो सिख धर्म के संस्थापक हैं, फिर गुरु अंगद, फिर अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव सिंह, फिर हरकिशन, हर राय, ये मैंने सारे गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, सारी चीज़ें मैंने बताई थी। वहाँ से सिख शब्द की उत्पत्ति हुई और सिख साम्राज्य का निर्माण हुआ था या सिख साम्राज्य उद्भवित हुआ था। लेकिन सिख राजसत्ता की स्थापना कब हुई, सिख राजसत्ता के माध्यम से कब विकसित हुए, तो इसके अंतर्गत एक बात आती है कि अफगानिस्तान जो क्षेत्र है, उस अफगानिस्तान के शासक ने प्रथम बार जो रणजीत सिंह थे, वो रणजीत सिंह को पहली बार पंजाब का क्या बनाया था, गवर्नर बनाया था। एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं इस बात के अंतर्गत, क्लियर करते समय कि देखो 1699 ईस्वी के अंतर्गत जो सिखों के गुरु थे और उस गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें गुरु थे। इनके 2 पुत्र जिंदा सरहिंद की दीवार में चुनवा दिए गए और 2 पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी थी औरंगजेब ने। इस गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी के अंतर्गत एक सेना का संगठन किया था और उस सेना का नाम था खालसा। ये खालसा आगे चल के किस में बदल गया था, मिसल में बदल गया था। और ये मिसल थी जिसको एक शब्द कहा जाता है, जत्था कहा जाता है, मिसल कहा जाता है, जिसको राजस्थान की लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो, वो एक रियासत कह सकते हो, एक संगठन कह सकते हो, एक परगना कह सकते हो। ये उस समय मिसल कहलाती थी पंजाबी भाषा में। इस खालसा सेना के संगठन के बाद इन मिसलों का निर्माण हुआ। यही मिसल क्या कहलाती थी, जत्था कहलाती थी। उस समय रणजीत सिंह शंकुचिरिया नाम, शंकु चाकिया नामक जो मिसल थी उसके प्रधान थे और अफगानिस्तान के शासक थे। उसने इस पंजाब राज्य का उसको क्या बना दिया था, गवर्नर बना दिया था। तो अब आपकी एक डिटेल आपको पढ़ने को मिलेगी और उस व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिनके काल में पहली बार पंजाब का उत्थान हुआ था। उस व्यक्ति का नाम है रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह का जन्म जो हुआ था वो 2 नवंबर सन 1780 ईस्वी में हुआ था। और जब इनका जन्म हुआ था तो पंजाब राज्य के लिए एक भाग्योदय माना जाता है और गुजरान वाला क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। गुजरान वाला जो क्षेत्र है, उस गुजरान वाला क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। 2 नवंबर को हुआ, 1780 को हुआ था। इनके पिता का नाम महासिंह था और इसकी माता का नाम राजकौर था। राजकौर इनकी माता का नाम था, महासिंह इनके पिता का नाम था। ये जैसे हमारे यहाँ देवी शब्द लगता है, उनके कौर शब्द लगता था, जो एक सम्मानित पद होता था औरत के लिए।
तो राजकौर इनकी माता का नाम था। कहा जाता है कि शकुर चाकिया नामक जो मिसल थे उसके महासिंह दीवान हुआ करते थे और वही फिर रणजीत सिंह को रियासत के रूप के अंतर्गत मिल गई थी। रणजीत सिंह ने सबसे पहले 1805 ईस्वी में रणजीत सिंह ने सबसे पहले 1805 ईस्वी के अंतर्गत 2-3 क्षेत्रों को जीता। अमृतसर, जिसको रामदास ने बसाया था। दूसरा क्षेत्र उसने जीता जम्मू क्षेत्र, जो वर्तमान जम्मू है। तीसरा क्षेत्र उसने जीता था मीरोवल क्षेत्र है। और चौथा क्षेत्र उसने जीता था अक्कलगढ़। ये 4 क्षेत्र जो थे, ये चारों क्षेत्र रणजीत सिंह ने विजित किए थे और यहाँ पर उन्होंने अपना अधिकार किया था। एक क्षेत्र और भी आता है कांगड़ा। ये कई क्षेत्रों को विजित कर उसने पंजाब राज्य में विलय किया था। अमृतसर, जम्मू, मीरोवल, अक्कलगढ़ और कांगड़ा क्षेत्र को रणजीत सिंह ने विजित कर अपने अधीन किया था। रणजीत सिंह ने 1808 ईस्वी के अंतर्गत अख्तर लोनी नामक एक अंग्रेज अधिकारी थे, अख्तर लोनी, जो राजपूताना रेजिडेंसी में भी मैंने आपको बताया था। अख्तर लोनी सतलज के पूर्वी प्रदेशों पर अपने अधिकार की घोषणा कर दी थी। ये अख्तर लोनी कौन था? अंग्रेज था और इसने एक नदी बहती है पंजाब में, सतलज। उस सतलज नदी का जो पूर्वी क्षेत्र है, उस पूर्वी क्षेत्र पर अपने अधिकार की घोषणा कर दी थी कि भाई ये जो क्षेत्र है वो रणजीत सिंह का नहीं है, बल्कि ये क्षेत्र किसका है? अंग्रेजों का है। ये घोषणा किस अंग्रेज अधिकारी ने की थी? अख्तर लोनी ने की थी। रणजीत सिंह ने सोचा कि इस तरीके से दोनों के बीच विवाद बढ़ जाएगा, इसलिए रणजीत सिंह ने एक संधि की 25 अप्रैल सन 1809 ईस्वी को। और इस संधि को इतिहास में क्या कहा जाता है? अमृतसर की संधि कहा जाता है। अमृतसर की संधि किस किस के बीच हुई थी? अख्तर लोनी के बीच और यानी रणजीत सिंह के बीच हुई थी। इस संधि में क्या तय हुआ था? ब्रिटिश राज्य व लाहौर में शाश्वत मित्रता रहेगी, क्योंकि उस समय पंजाबियों का प्रसिद्ध स्थान था लाहौर। लाहौर व ब्रिटिश जो राज्य है, उस ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत क्या रहेगी? शाश्वत मित्रता रहेगी दोनों के बीच, यानी दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र होंगे। दूसरी बात, जो एक सतलज जो क्षेत्र है उसका जो पूर्वी क्षेत्र है, इस पर पहले भी हमारी बात हुई है कि सतलज का जो पूर्वी क्षेत्र है उस पर अख्तर लोनी ने अपनी घोषणा कर दी थी। तो रणजीत सिंह ने सोचा झगड़ा कम हो जाएगा, इसलिए सतलज का जो पूर्वी क्षेत्र है उस पूर्वी क्षेत्र पर किसका अधिकार मान लिया गया था? यानी अंग्रेजों का अधिकार या ब्रिटिश सरकार का अधिकार मान लिया। 25 अप्रैल 1809 को संधि हुई। संधि का नाम अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और अख्तर लोनी के बीच हुई। इसमें लाहौर और ब्रिटिश की शाश्वत मित्रता की शपथ ली और सतलज के पूर्वी क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की बात इनके द्वारा कही गई थी। कुछ दिनों तक रणजीत सिंह और इनके अंतर्गत यानी कि मित्रता रही, लेकिन दोनों ही तरफ से ये मित्रता शाश्वत नहीं रह पाई, क्योंकि अंग्रेजों की एक ही नीति रही है हमेशा, फूट डालो और राज करो। इसलिए कुछ समय बाद में इनके बीच की जो मित्रता थी वो समाप्त हो गई थी। कहते हैं कि 1831 ईस्वी के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल थे इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो गवर्नर जनरल जो थे वो रणजीत सिंह की रोपड़ में भेंट हुई। कहाँ भेंट हुई? रोपड़। ये रोपड़ कहाँ है भाई? पंजाब क्षेत्र में। तो रोपड़ 1831 में गवर्नर जनरल की रोपड़ में रणजीत सिंह से भेंट हुई, उससे मुलाकात हुई या उससे चर्चा हुई और दोनों ने एक दूसरे से मित्रता का एक बार फिर वचन दिया कि देखो हम एक दूसरे के मित्र रहेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमारे बीच में शाश्वत मित्रता रहेगी। ये बात कब कही गई? गवर्नर जनरल को ने कही रणजीत सिंह को। कहाँ पर? रोपड़ में सन 1831 ईस्वी के अंतर्गत की गई। उसके बाद 1838 ईस्वी के अंतर्गत एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। कैसा समझौता हुआ? त्रिपक्षीय समझौता हुआ। त्रिपक्षीय समझौता किस किस के बीच हुआ? रणजीत सिंह जो ये पंजाब के थे, शाह शुजा जो मुगल बादशाह थे उस समय, और अंग्रेज थे। इन तीनों के बीच एक समझौता हुआ। इसे इतिहास में त्रिपक्षीय समझौता कहते हैं। इस समझौते में कहा गया कि सिंध के मामले में महाराजा ब्रिटिश मध्यस्थता को क्या किया? स्वीकार कर लिया था। इनका त्रिपक्षीय समझौता हुआ। रणजीत सिंह का, शाह शुजा और अंग्रेज का। ये तो खैर उस समय नाम मात्र का ही था,
लेकिन इनके बीच समझौता हुआ कि जो सिंध प्रांत है, जो पंजाब से सटा हुआ जो क्षेत्र है, वो सिंध प्रांत जो क्षेत्र है, उस प्रांत के अंतर्गत जो भी निर्णय रणजीत सिंह जी लेंगे, उस निर्णय से पहले उसको उसकी मध्यस्थता कौन करेगी? ब्रिटिश कंपनी करेगी, या ब्रिटिश जो सरकार जो है यहाँ पर जो स्थापित है, वो ब्रिटिश सरकार उसकी मध्यस्थता करेगी। ये दोनों के बीच क्या हो गई? बात हो गई थी। उसके बाद 27 जून सन 1839 ईस्वी को लकवे के कारण, यानी इनकी मौत हो गई थी। किसकी? रणजीत सिंह की मौत हो गई थी और रणजीत सिंह मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो इसमें जो मुख्य बात आई, आंग्ल सिख राजसत्ता अफगानिस्तान के शासक रणजीत सिंह को पंजाब का सूबेदार बनाते हैं। रणजीत सिंह से पहले 1699 में गुरु गोविंद सिंह के काल में खालसा का गठन हुआ। यही खालसा मिसल और जत्थों में बट गया। रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 80 को हुआ, गुजरावाला क्षेत्र में हुआ। महासिंह पिता, राजकौर माता है। सबसे पहले इसने अमृतसर, जम्मू, मिरोवल, जो अंचलगढ़ और कांगड़ा को जीता। अक्टर लोनी के साथ इसने अमृतसर की संधि की। दोनों में शाश्वत मित्रता का वचन दिया। सतलज का पूर्वी क्षेत्र अंग्रेजों को दिया गया। 31 में जनरल रोपड़ में एक बार फिर मुलाकात हुई। दोनों ने फिर शाश्वत मित्रता का वचन दिया। 38 में त्रिपक्षीय समझौता हुआ और उसमें यह बात तय हुई कि सिंध के मामले में पंजाब जो भी निर्णय लेगा वो ब्रिटिश मध्यस्थता से ही लेगा। ये बात दोनों के बीच में क्या हो गई थी? तय हो गई थी। अब सिखों के बीच और अंग्रेजों के बीच संघर्ष शुरू हो गए थे। तो पहला प्रथम आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है वो कब हुआ कि कैसे हुआ? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ वो 1845 टू 1846 ईस्वी के बीच हुआ था। यानी इस समय ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड एलेनबरो भारत आते ही सतलज सीमा पर सैनिक तैयारियां शुरू कर दी थी। यानी इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था? एलेन बेरो इस समय भारत के गवर्नर जनरल बन के आए थे, और एलेन बेरो ने क्या है कि भारत आते ही जो सतलज नदी है, वो सतलज नदी का जो पूर्वी क्षेत्र है, सतलज का जो पूर्वी सीमा जो है, उसके ऊपर यानी सैनिक तैयारी शुरू कर दी थी। तो सतलज सीमा के ऊपर जब उसने सेना बढ़ाना शुरू की थी, तो ये दिमाग में आ गया था पंजाबियों के या सिखों के कि ये आपस के अंतर्गत कोई बड़ा द्वंद्व हो सकता है। दूसरी बात ये थी, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने एलेनबरो को सतलज की सबसे दुर्लभ सीमा पर सेना एकत्रित करने का आदेश दिया था। यानी कि दूसरी एक बात थी कि उसने एलेनबरो ने सतलज पर सेना तो इकट्ठी की, और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जो थे, यानी ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जो हैं, उस ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने आदेश दिया था किसको? एलेनबरो को, कि सतलज की जो सबसे कमज़ोर दुर्लभ सीमा है उसके ऊपर यानी आप क्या करो, यानी कि सेना एकत्रित करो। और कहा कि वो दिन दूर नहीं है, अगर आप इस तरीके से चलोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि पंजाब आपके पूर्णतः क्या हो जाएगा? अधीन हो जाएगा। आप उस पर अपना पूर्ण अधिकार काबिज कर लोगे। ये बात किसने कही थी? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने। किसको कही थी? एलेनबरो को। क्या कहा था कि सतलज के पूर्वी क्षेत्रों को जो दुर्लभ है उनको आप विजित करो, उन पर सेना बढ़ाओ। अगर आप उनको जीत लोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि पंजाब हर तरीके से आपके क्या हो जाएगा? अधीन हो जाएगा। तो ये सुझाव किसका था? ये ड्यूक ऑफ वेलिंगटन का था, एलेनबरो का। गवर्नर जनरल लॉर्ड होल्डिंग ने मेजर ब्रॉडफुट को पंजाब की सीमा पर ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट नियुक्त किया था। उस समय एलेनबरो के बाद वो जो गवर्नर जनरल थे, वो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड होल्डिंग थे। लॉर्ड होल्डिंग फर्स्ट हैं ये। लॉर्ड होल्डिंग जो थे उसने मेजर ब्रॉडफुट जो है उसको पंजाब की सीमा पर, जो पंजाब क्षेत्र है, उस पंजाब क्षेत्र की सीमा पर ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट नियुक्त किया था, या ब्रिटिश का राजनीतिक एजेंट नियुक्त किया था। वो किसको किया था? मेजर ब्रॉडफुट को, यानी वहाँ पर अपना राजनीतिक एजेंट के रूप में नियुक्त कर दिया था। तो यहाँ से उनके बीच क्या हुआ? संघर्ष की एक नया आगाज शुरू हुआ था। दूसरी बात यहाँ से देखिए, 13 दिसंबर सन 1845 ईस्वी, तो 13 दिसंबर सन 1845 ईस्वी को लॉर्ड होल्डिंग पंजाब के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। किसने की? होल्डिंग ने की। किसके विरुद्ध की? पंजाब के विरुद्ध की। किसकी घोषणा की? युद्ध की घोषणा कर दी थी। और 10 फरवरी तक अंग्रेजों ने 2 युद्ध लड़े। कितने फरवरी तक? 10 फरवरी तक अंग्रेजों ने
पंजाब क्षेत्र में 2 युद्ध लड़े। पांचवा का युद्ध, पहला जो युद्ध लड़ा वो पांचवा का युद्ध, और दूसरा सबराओं का युद्ध। कौन सा है भाई? सबराओं का युद्ध। पहला जो युद्ध है वो पांचवा का युद्ध, दूसरा जो युद्ध है सबराओं का युद्ध है, उसमें पंजाब क्या हो गया? पराजित हो गया। तो पहली बार जब ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने एलिबरो को ये आदेश दिया कि सतलज की दुर्बल सीमा को जीतो, वो दिन दूर नहीं है कि हम पूरी पंजाब को जीत लेंगे। फिर लॉर्ड होर्डिंग गवर्नर जनरल थे, उसने मेजर ब्रॉडफुट को भेज दिया एलेनबरो के बाद में। जब वो लॉर्ड होर्डिंग आए तो लॉर्ड होर्डिंग ने क्या किया? आने के बाद 13 दिसंबर को पंजाब के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और 2 युद्ध लड़े। पंचावा का युद्ध और सराबाओं का युद्ध हुआ और उसमें पंजाब को पूरी तरह क्या कर दिया था? पराजित कर दिया गया था। और कहा जाता है कि 13 फरवरी तक जो ये संघर्ष जब चला तो अंग्रेजों ने सतलज को पार कर लाहौर पर अधिकार कर लिया था। यानी 13 फरवरी तक सतलज को पार करते हुए या इनकी इस रास्ते को पार करते हुए किस पर अधिकार कर लिया था? पार करते हुए लाहौर क्षेत्र को विजित कर लिया था या लाहौर क्षेत्र को जीत लिया था। कहा जाता है कि इस अधिकार के बाद यानी कुछ समय तक तो सिखों ने संघर्ष किया, लेकिन अंतिम समय पर उन्होंने इस संघर्ष को काबिज नहीं समझ या इसका मुकाबला नहीं कर पाए और उन्होंने एक संधि की इतिहास के अंतर्गत, और उस संधि का नाम है लाहौर की संधि। कौन सी संधि है? लाहौर की संधि। लाहौर की संधि हुई थी 1 मार्च सन 1846 ईस्वी को ये संधि हुई थी। इस संधि की पहली शर्त क्या तय हुई थी? जालंधर और दोआब अंग्रेजी राज्य को मिल गया था। 2 प्रांत थे, जालंधर और दोआब। ये दोनों बड़े उपजाऊ क्षेत्र थे पंजाब के और दोनों किसको दे दिए गए? अंग्रेजों को दे दिए गए। अंग्रेजों को दिए गए थे। कौन कौन से? जालंधर व दोआब क्षेत्र किसको दिए गए? अंग्रेजों को दिए गए थे। दलीप सिंह को पंजाब का महाराजा और जिंदा रानी को संरक्षिका स्वीकार किया गया था। जो रणजीत सिंह के पुत्र थे दलीप सिंह, इस दलीप सिंह को पंजाब का क्या स्वीकार कर लिया गया था? पंजाब का महाराजा स्वीकार किया। और इनकी माता थी जिसका नाम था जिंदा रानी, उस जिंदा रानी को संरक्षिका के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो जिंदा रानी को संरक्षिका के रूप में स्वीकार किया, दलीप सिंह को पंजाब का महाराजा किया, दोआब और जालंधर प्रदेश उसको दे दिए गए थे। लाहौर में एक सेना रखी, लाल सिंह को वजीर बनाया गया। लाहौर में अंग्रेजों ने एक सेना रखी, लाहौर में अंग्रेजों ने एक सेना रखी। और जब लाहौर में अंग्रेजों ने एक सेना रखी और लाल सिंह जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उस लाल सिंह को वजीर बनाया गया था या वजीर नियुक्त किया गया था। अंग्रेजों ने क्षतिपूर्ति के रूप में 1.5 करोड़ रुपए लिए। अंग्रेजों ने कितने लिए? अंग्रेजों ने क्षतिपूर्ति के रूप में 1.5 करोड़ रुपए लिए। अब 1.5 करोड़ रुपए लिए तो 50 लाख तो पंजाबियों ने या सिखों ने अंग्रेजों को नगद दे दिए गए थे कि भाई ये इतने आपको नगद दे दिए जाते हैं। 1 करोड़ रुपए के बदले कश्मीर और हजारा प्रांत दे दिया गया था। यानी 50 लाख नगद दे दिए अंग्रेजों को और जो 1 करोड़ बच गए उसके बदले में 2 प्रांत दे दिए पंजाबियों ने। एक तो कश्मीर और एक हजारा प्रांत थे, वो दोनों प्रांत किसको दे दिए थे? अंग्रेजों को दे दिए गए थे। सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में कंपनी का एजेंट नियुक्त किया और लाहौर अंग्रेजों के लिए खाली कर दिया गया था। तो लाहौर अंग्रेजों के लिए खाली कर दिया और सर हेनरी लॉरेंस नाम के जो व्यक्ति हैं वो हेनरी लॉरेंस हैं, उसको लाहौर में कंपनी का एजेंट नियुक्त कर दिया। लाहौर में कंपनी का एजेंट नियुक्त कर दिया, तो एजेंट नियुक्त कर दिया, लाहौर पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। तो लाहौर की संधि कब हुई? 1 मार्च 1846 ईस्वी को हुई। जालंधर दोआब क्षेत्र अंग्रेजों को दिए, दलीप सिंह को पंजाब का महाराजा, जिंदा रानी संरक्षिका रहेगी, लाहौर में अंग्रेजों की एक सेना रहेगी, लाल सिंह वजीर होंगे। अंग्रेजों को क्षतिपूर्ति 1.5 करोड़ रुपए नगद, कश्मीर और हजारा प्रांत 1 करोड़ के बदले दिए। सर हेनरी को लाहौर में एजेंट नियुक्त कर दिया गया। थोड़े समय तक मित्रता चली, लेकिन इसके बाद भेरोवाल की संधि हुई, दोबारा एक पूरक संधि की गई। ये संधि 16 दिसंबर सन 1846 ईस्वी को ये संधि हुई थी, भेरोवाल की संधि हुई थी। इसमें कहा गया कि एक ब्रिटिश सेना दलीप सिंह के 16 वर्ष होने तक लाहौर में रहेगी। दलीप सिंह छोटे थे तो इसमें एक शर्त तय की गई कि दलीप सिंह की
उम्र जो 16 वर्ष नहीं होती है, 16 वर्ष जब तक नहीं होती है तब तक एक सेना जो है वो लाहौर में रहेगी। एक सेना कहाँ रहेगी? लाहौर में। जब तक दलीप सिंह की उम्र 16 वर्ष नहीं हो जाती है तब तक एक सेना कहाँ रहेगी? लाहौर में रहेगी। और उसका जितना भी खर्चा होगा वो कौन उठाएगा? पंजाब सरकार उठाएगी या पंजाब रियासत उठाएगी। 8 सिखों की एक संरक्षण परिषद बना दी थी। 8 जो सिख थे, सरदार थे, सिख सरदार जो थे, मुखिया थे, मुख्य वरिष्ठ व्यक्ति थे, उनकी एक संरक्षण परिषद बना दी, जो जब तक दलीप सिंह वयस्क नहीं होगा तो पूरे राज्य का संचालन करेगी। लाल सिंह को हटाकर देहरादून भेज दिया गया और जिंदा रानी को 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देके बनारस भेज दिया गया। यानी लाल सिंह को जो पहले वजीर बनाया गया था लाहौर की संधि में, उस लाल सिंह को कहाँ भेज दिया गया? देहरादून भेज दिया गया, हटा दिया गया प्रशासन से। अब प्रशासन केवल 8 सिख सरदारों की परिषद चलाएगी और दलीप सिंह की सेवा के लिए एक अंग्रेज सेना रहेगी, वे वो देंगे। और यानी कि जो जिंदा रानी जो जिसको सुरक्षिका बनाया गया था लाहौर की संधि में, उस जिंदा रानी को कहाँ भेज दिया गया? बनारस से। कितने? 1.5 करोड़ रुपए उसको वार्षिक पेंशन दे, 1.5 लाख रुपए पेंशन दे दिए गए और पेंशन देके उसको वहाँ से प्रशासन से हटा दिया गया। लेकिन ये चीज़ पंजाबियों को पसंद नहीं आई, क्योंकि इस तरीके से प्रशासन में हस्तक्षेप उनका बढ़ता जा रहा था। इसलिए द्वितीय अंगल सिख युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई और यानी कि दूसरा युद्ध हुआ, द्वितीय अंगल सिख युद्ध संपन्न हुआ। और ये युद्ध हुआ 1848 ईस्वी से लेकर सन 1849 ईस्वी तक, और इसे इतिहास में द्वितीय अंगल पंजाब युद्ध या सिख युद्ध कहते हैं। पंजाब में अपनी पराजय तथा रेजिडेंसी के आंतरिक हस्तक्षेप, जिंदा रानी को कैद करने जैसी घटनाओं से आहत होकर युद्ध का निर्णय लिया गया था। यानी युद्ध का निर्णय कैसे लिया गया? पंजाब पराजित हो गया था, रेजिडेंसी के आंतरिक हस्तक्षेप राज्य में बढ़ते जा रहे थे, जिंदा रानी को कैद करके बनारस भेजना, ये तीनों घटनाएं पंजाबी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। कौन कौन सी घटनाएं नहीं है? एक तो पंजाब की सीधे रूप से क्या है भाई? पंजाब की पराजय है, ये तो सीधे रूप से आपका पहला बिंदु होगा। एक आंतरिक हस्तक्षेप किसका बढ़ा? पंजाब के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार का या रेजिडेंसी का आंतरिक हस्तक्षेप बढ़ा, तो उससे भी यानी कि पंजाबी आहत थे। और एक जिंदा रानी के साथ जो उन्होंने व्यवहार किया था बनारस, उसको 1.5 लाख रुपए पेंशन दिए, तो इसे आहत होकर उन्होंने कहा कि अब युद्ध का निर्णय उचित है। और इसी निर्णय को लेकर 15 मई सन 1848 ईस्वी 15 मई सन 1848 ईस्वी को मुल्तान विद्रोह में जिंदा रानी का हाथ होने की बात कहकर शेखपुरा के महलों में कैद कर दिया था। यानी 15 मई 1848 को विद्रोह हुआ। कहाँ? मुल्तान में विद्रोह हुआ, जो वर्तमान पाकिस्तान में। अब अंग्रेजों ने कहा कि ये जो मुल्तान विद्रोह हुआ इसमें किसका हाथ है? जिंदा रानी का हाथ है, कि भाई मुल्तान में जो भी विद्रोह हुआ है उसमें जिंदा रानी का हाथ है। और इसको क्या किया? बनारस से भी हटा के कहाँ रख दिया? शेखपुरा के महल जो थे उन महलों में कैद कर दिया। अब ये बात और भी शर्मसार कर देने वाली थी, ये घटना इतनी शर्मसार कर देने वाली थी कि इसको एक मानवीय दृष्टिकोण से ये नहीं कहा जा सकता कि अंग्रेज थे वो बड़े फेथफुल थे या इनके प्रति सक्रिय थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो शेखपुरा के महलों में जब उसको कैद कर दिया गया, तो यानी उस समय युद्ध की घोषणा कर दी थी पंजाबियों ने, क्योंकि दलीप सिंह भी उस समय वयस्क हो चुके थे, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 16 साल के तो वो नहीं हुए थे उस समय, लेकिन वयस्क कहे जा सकते हैं, थोड़ी और प्रशासनिक अनुभव उनके पास हो गया था। तो कहा जाता है कि 22 नवंबर सन 1848 ईस्वी, यानी 22 नवंबर सन 1848 ईस्वी के अंतर्गत लॉर्ड ह्यूगन यानी युगफ नाम के जो व्यक्ति हैं और शेर सिंह के मध्य, ये शेर सिंह पंजाबी था, लॉर्ड जो ह्यूगफ हैं ये तो अंग्रेज अधिकारी हैं और शेर सिंह पंजाबी सेना के सेनापति हैं। शेर सिंह के मध्य एक युद्ध हुआ, कौन सी नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। इस रावी नदी को वैदिक इतिहास में परशुनी नदी भी कहा गया या परशुनी नदी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? भयंकर युद्ध हुआ, दोनों के बीच जो थी वो लड़ाई हुई थी। लेकिन ये युद्ध अनिर्णित रहा, अनिर्णित रहा, यानी इसका कोई निर्णय नहीं निकला। कौन सा युद्ध? जो शेर सिंह और ह्यूगफ के युद्ध बीच जो युद्ध हुआ ये अनिर्णित युद्ध रहा। लेकिन उसके बाद में
दूसरी जो लड़ाई हुई थी वो 13 जनवरी सन 1849 ईस्वी को हुई थी। 13 जनवरी 1849 को चिलिया नावाला की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। कौन सी लड़ाई हुई थी? चिलिया नावाला क्षेत्र जो है, चिनियालावाला नामक स्थान के ऊपर जो युद्ध हुआ। और इस प्रसिद्ध लड़ाई, चिनियावाला क्षेत्र की प्रसिद्ध जो लड़ाई हुई थी, इस प्रसिद्ध लड़ाई के अंतर्गत भी युद्ध अनिर्णित रहा, ये भी अनिर्णित हो गया। यानी दो मुठभेड़ इनके बीच में हो चुकी हैं। एक मुठभेड़ तो इनकी हो गई 22 नवंबर 1948 को लॉर्ड ह्यूगफ ने और शेर सिंह के मध्य निर्णित रही। फिर दोबारा झगड़ा हुआ 13 जनवरी 1849 ईस्वी को, यानी कि प्रसिद्ध लड़ाई हुई चिनियावाला की लड़ाई, ये भी क्या रही? अनिर्णित रही। फिर तीसरी लड़ाई हुई 21 फरवरी सन 1849 ईस्वी को। गुजरात जो क्षेत्र है वहाँ पर एक नदी है, चेनाब नदी है, उस चेनाब नदी के किनारे फिर झगड़ा हुआ। इसमें सिख हार गए थे। यानी ये दो अनिर्णित लड़ाइयों के बाद में तीसरा जो संघर्ष हुआ, और उस तीसरे संघर्ष के अंतर्गत कौन हार गए थे? सिख हार गए। कब हार गए? 21 फरवरी 1849 ईस्वी को, यानी इस युद्ध के बाद में वो हार गए थे। उसके बाद में 13 मार्च सन 1849 ईस्वी को शेर सिंह, जो यानी पंजाबी थे सिख सेना के, छत्तर सिंह, शेर सिंह के सहयोगी थे छत्तर सिंह, मूलराज सिंह ये तीसरे सहयोगी हैं इनके, मूलराज सिंह आदि सिखों ने समर्पण के साथ युद्ध समाप्त हुआ। यानी पहली दो लड़ाइयाँ अनिर्णित रही, क्योंकि पहली 22 नवंबर 48 की लड़ाई अनिर्णित रही। 13 जनवरी की चिलियानावाला लड़ाई अनिर्णित रही। 21 फरवरी को गुजरात चेनाब नदी के किनारे सिख हार गए, और फिर ये हार गए तो 13 मार्च को इसके बाद फिर मुठभेड़ हुई, जिसमें शेर सिंह, छत्तर सिंह और मूलराज सिंह ये सिख सेना के प्रधान थे। और इन सैनिकों ने क्या कर दिया? अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों के सामने इन्होंने घुटने टिका दिए, या कहा जा सकता है कि अंग्रेजों के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके साथ पंजाब राज्य का क्या हो गया? अंत हो गया, क्योंकि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। और डलहौजी थे, उसने उस समय एक प्रथा लगा रखी थी, गोद निषेध प्रथा। क्योंकि आपको उस समय यानी कि 1857 की क्रांति में आगे जो टॉपिक सरल स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतनी देर तो टॉपिक दूसरे हिसाब के, तो गोद निषेध के अंतर्गत भी मिला रहा था। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि 29 मार्च सन 1849 ईस्वी को पंजाब ब्रिटिश राज्य में विलय की घोषणा कर दी थी। ये जो पंजाब राज्य था, पंजाब राज्य की ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत या ब्रिटिश सरकार में या ब्रिटिश राज्य में विलय की घोषणा कर दी थी कि आज के बाद में ब्रिटिश जो था उसका अधीन होगा। लेकिन अब महाराजा रणजीत सिंह का क्या होगा? यानी जो रणजीत सिंह जो हैं वो महाराजा रणजीत सिंह क्या करेंगे, या रणजीत सिंह का क्या होगा? तो रणजीत सिंह पे के काम यहाँ करेंगे कि रणजीत सिंह ने एक तो कोहिनूर का हीरा, कौन सा हीरा भाई? कोहिनूर का हीरा। और कोहिनूर के हीरे के साथ साथ यानी उसने पंजाब राज्य अंग्रेजों को समर्पित कर दिया था। कोहिनूर व पंजाब राज्य जो था, ये राज्य किसको समर्पित कर दिया? ये अंग्रेजों को समर्पित कर दिया गया था, अंग्रेजों को दे दिया गया था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो संपूर्ण रियासत के अंतर्गत पंजाब राज्य जो था उसको हड़प लिया गया था। अब देखो आपके सामने कई चीज़ें आएंगी जो प्रश्न के रूप में जो आपके सामने आएंगी, उसको आप देखेंगे। देखो नोटा एक तो कई तरीके के बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको आंग्ल अफगानिस्तान रणजीत सिंह पंजाब गवर्नर याद रखना, दोनों इसके माता और पिता का नाम याद रखना। गुजरावाला क्षेत्र आपको याद रखना है, बहुत ही गजब प्रश्न है। लेकिन इससे 72 क्वेश्चन है। 1689 में खालसा मिसल और जत्था बने। फिर आपको याद रखना है जो रणजीत सिंह ने कौन से क्षेत्र विकसित किए थे। फिर अमृतसर की संधि की 2 शर्त क्या है? लाहौर को स्वतंत्र ब्रिटिश राज्य में शामिल किया, पूर्वी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। फिर रोपड़ में रणजीत सिंह की 31 वाली घटना और त्रिपक्षीय समझौता हुआ, उसमें सिंध प्रांत वाला जो निर्णय वो आपको याद रखना। फिर एलेनबरो को ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने क्या आदेश दिया था, और गवर्नर जनरल ने मेजर फ्रूट को पंजाब के लिए क्या आदेश दिया था, ये चीज़ आपको यहाँ से देखनी है। फिर लाहौर की संधि की 5 शर्तें जो आपकी हैं, और जैसे जालंधर पंजाब दोआब क्षेत्र अंग्रेजों को दिए, दलीप सिंह पंजाब महाराजा जिंदा रानी सुरक्षित रहेगी, लाहौर में अंग्रेजों की एक सेना
लाल सिंह वजीर रहेंगे। क्षतिपूर्ति 1.5 करोड़ 50 लाख दे दिए, 1 करोड़ में कश्मीर हजारा दे दिया। अंग्रेज संतुष्ट नहीं हुए, दोबारा पूरक संधि की, भेरूवाल की संधि। दलीप सिंह को 16 वर्ष तक नहीं होगा, एक सेना रखेंगे, खर्चा पर दलीप सिंह का राज्य देगा। 8 सिख सरदारों की एक वो होगी, परिषद होगी। लाल सिंह को देहरादून भेज दिया, जिंदा रानी को वहां भेज दिया। ये चीज अंग्रेज बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो 3 अनिर्णायक युद्ध हुए तीनों के बीच। और अनिर्णायक युद्धों के बाद में लास्ट में मूलराज, क्षेत्र सिंह, शेर सिंह, इन्होंने घुटने टिका दिए, और यानी कि रणजीत सिंह ने अपना कोहिनूर का हीरा और पंजाब राज्य दलीप सिंह ने उनको समर्पित कर दिया। और उसने लॉर्ड डलहौजी ने इस राज्य को कहाँ मिला लिया था, यानी पंजाब राज्य में इसका विलय कर लिया गया था। अब आगे के टॉपिक सरल होंगे क्योंकि ये थोड़ी सी टिपिकल टॉपिक है। आगे जैसे 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, ऐसे अमूमन टॉपिक आपके आए हुए होंगे, तो वो आपके आगे के बिंदु में चलेंगे। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हैं। और अब ये चीज़ आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक इसे पहुँचाना है। और अगले फिर क्लास में हम आपसे मिलेंगे, रूबरू होंगे। और कल की क्लास के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक होगा वो 1857 की क्रांति होगा। ये 3 टॉपिक थोड़े टफ हैं, मैसूर वाला, पंजाब वाला और मराठे वाला। तो ये जो टॉपिक हैं ये एक बार चलते चलते सिलेबस के बाद में एक बार पुनः आपके रिवाइज कर दिए जाएंगे। तो इसके साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा और आपके परिवार की स्वस्थता की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।